साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमताज इंग्लिश क्लासेस पर। हम आज से आपको इंटर क्लास की ग्रामर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर ग्रामर की बात करें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पहले नहीं पढ़ाएंगे, हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे टेंस। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो पार्ट होता है वो पूरा टेंस पर ही बेस होता है, ये टेंस पर ही आधारित होता है। तो जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं बना सकते। लेकिन हमें दो दो नंबर कर कर ही काफ़ी सारे नंबर ग्रामर में इकट्ठे करने हैं, इसलिए हम सभी लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस के बारे में। और आज हम आपको टेंस के बारे में बिल्कुल बेस से बताएंगे। अगर आपको टेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी फिर भी आज से आप टेंस के बारे में ये नहीं कहेंगे कि हमें टेंस में कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है टेंस। टेंस को कैसे याद करना है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी करेंगे आज। टेंस को याद करने के लिए, इसके नाम पता करने के लिए कि कितने टेंस हैं, कितने टाइप टेंस होते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक को जरा ध्यान से देखिएगा और आपको टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पूरे रट्टा हो जाएंगे, यानी कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारे एक बाबा हैं और बाबा का नाम है टेंस। इन बाबा के 3 लड़के हुए। ओके, एक हमारे बाबा हैं, बाबा का नाम है टेंस, बाबा के 3 लड़के हुए। सबसे पहले लड़के का बाबा ने नाम रखा अपने प्रेजेंट। ओके, दूसरे लड़के का बाबा ने अपने नाम रखा पास्ट और तीसरे लड़के का बाबा ने अपने नाम रखा फ्यूचर। ओके, तो बाबा के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट के 4 लड़के हुए जो बाबा के पोते हो जाएंगे। उसके बाद पास्ट के भी 4 लड़के हुए जो बाबा के पोते हो जाएंगे। उसके बाद फ्यूचर के भी 4 लड़के हुए और ये भी बाबा के क्या हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे। तो बाबा जो है, बाबा का नाम है टेंस। टेंस हमारे जो है उनके बाबा के 3 लड़के हैं, 3 लड़के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 लड़कों का मतलब है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट के 4 लड़के, पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के, टोटल मिलाकर होते हैं 12 लड़के। तो बाबा के कितने पोते हैं, 12 पोते। तो 12 पोते का मतलब है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का लड़का हुआ, उसका नाम रखा उसने इनडेफिनिट। पास्ट ने भी सेम क्या कर लिया, अपने पहले लड़के का नाम इनडेफिनिट ही रख लिया। और फ्यूचर ने भी क्या कर लिया, फ्यूचर ने भी अपने लड़के का नाम इनडेफिनिट ही रख लिया। उसके बाद प्रेजेंट का दूसरा लड़का हुआ कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट ने भी अपने दूसरे लड़के का नाम कॉन्टिन्यूअस रख लिया और फ्यूचर ने भी अपने लड़के का नाम कॉन्टिन्यूअस रख लिया। उसके बाद तीसरा लड़का जब प्रेजेंट का हुआ तो इसने इस बार नाम रखा परफेक्ट। तो इस बार भी पास्ट ने भी परफेक्ट नाम रख लिया और फ्यूचर ने भी परफेक्ट नाम रख लिया। अब एक चीज प्रेजेंट ने देखी कि हम जो भी लड़के का नाम रख रहे हैं वे सभी लोग सेम रखते हुए जा रहे कि क्यों ना इस बार मिला के कुछ नाम रख दिया जाए। तो अगली बार इन्होंने नाम रख दिया मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इस बार भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने भी अपने लड़के का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से अगर आप याद करना चाहें तो आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे याद करेंगे। कि एक बाबा है, बाबा का नाम क्या है, टेंस। बाबा के 3 लड़के हैं, पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 लड़के हैं, फ्यूचर के 4 लड़के हैं और पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के। इस तरीके से टोटल जो बाबा के लड़कों के लड़के होंगे उनकी संख्या होगी 12। तो बाबा के टोटल 12 पोते होंगे और 12 पोते का मतलब हुआ कि टेंस की संख्या कितनी है, 12। चलिए अब कौन कौन से टेंस की संख्या, इनके नाम जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इनके नाम कैसे बना सकते हैं। तो हम आपको केवल तरीका बताएंगे, बाकी आप सभी लोग अपनी कॉपी पर बना करके सभी नाम लिख सकते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले गिनती लिखनी है 1 से 12 तक। ओके, ऐसे गिनती आपको लिखने 12 तक लिखती
ऐसी ही गिनती आपको 12 तक लिखनी है। क्यों लिखनी? क्योंकि हमारे पोते 12 इसलिए 12 टेंस होंगे। तो 12 टेंसों के नाम लिखने के लिए हमें 12 तक गिनती लिखनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेटे का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें पोते का नाम लिखना पड़ेगा और लास्ट में हमें बाबा का नाम लिखना पड़ेगा। और जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमारे टेंस के नाम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलो देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है बेटे का नाम। अब बेटे का मतलब किसका बेटे का नाम लिखे? जो पहले पैदा होगा उसी बेटे का नाम। सबसे पहले बाबा का कौन सा लड़का हुआ? प्रेजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन लिखा जाएगा? प्रेजेंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो बेटे का नाम क्या है? प्रेजेंट। उसके बाद हमें लिखना है पोता। पोता मतलब पहला पोता। तो प्रेजेंट का पहला लड़का ही पोता होगा बाबा का, तो पोते का नाम है इनडेफिनिट। तो यहाँ पर पोते का नाम क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। और लास्ट में बाबा का नाम क्या है? टेंस। तो इस तरीके से हमारा पहला टेंस तैयार हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेटा हमारा वही है क्योंकि उसके 4 लड़के हैं, तो बेटे का नाम सीधे लिख लेते हैं 4 बार, प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट। उसके बाद में पोता नंबर कौन सा? दूसरे नंबर का लिखना है कि पोते का दूसरा नाम क्या है। तो पोते का दूसरा नाम जो है उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और बाबा का नाम क्या है? टेंस है। तो दूसरे टेंस का हमारा जो नाम होगा उसका नाम होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा है, बेटे का नाम ऑलरेडी पता चल चुका है कि परफेक्ट है, और पोते का नाम पता करना है कि तीसरा पोता कौन है। तो बाबा का तीसरा पोता है जिसका नाम है परफेक्ट। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट के बाद क्या लिखेंगे? परफेक्ट। और बाबा जी का नाम क्या है? टेंस। तो हमारे तीसरे टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चौथा हमारा लिखा हुआ है प्रेजेंट, यानी बेटे का नाम क्या है? प्रेजेंट, लेकिन हमें चौथे पोते का नाम बताना है। तो चौथे पोते का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमारे 4 नाम बन करके तैयार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे बनाए जाएंगे ये चीज़ें भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे, कैसे इनकी पहचान देखी जाएगी। उसके बाद आपको 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर तक ऐसे ही टोटल नाम लिख करके बताने हैं। हम आपको बेटों की बता देते हैं। दूसरा हमारा बेटा पास्ट शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, और उसके बाद 9 से लेकर हमारा फ्यूचर के बारे में जानकारी दी जाएगी। फ्यूचर कहाँ तक चलेगा? 12 तक। ऐसे करके भी आप नाम बना सकते हैं। और जब आप नाम बना लें तो उसकी एक फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप पर भेजना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम चेक करके बता सकें कि आपने सही नाम बनाए हैं अथवा गलत नाम बनाए हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें टेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने बोर्ड पर एक स्ट्रक्चर लिख रखा है। अगर आज तक आपने कभी भी टेंस बनाए होंगे तो इस स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये अलग अलग वाक्यों में अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कि अगर आपके सामने कोई भी हिंदी का वाक्य लिख करके आता है तो आप पेन की जगह, यानी कि जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले तो पेन से ही बनाना शुरू करेंगे, कापी पर बनाना शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हम लोग अपने दिमाग के अंदर कैसे उस टेंस को बनाएंगे। तो इस जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हम जानने वाले सब्जेक्ट के बारे में। काफी सारे लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कि जो भी काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। यानी कि वाक्य के अंतर्गत जो हमारा किसी भी कार्य को करेगा वही हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाएगा। ये तो सबको पता है, लेकिन मेन चीज यह है कि हमारे टेंस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब कभी भी आप किसी भी टेंस से सब्जेक्ट को पता करेंगे तो आप सब्जेक्ट को पता करने के लिए 2 चीज लगाकर प्रश्न पूछना, एक तो कौन और दूसरा किसने। किसी भी वाक्य में जब आप कौन या किसने लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको उस वाक्य के सब्जेक्ट का 100% पता चल जाएगा कि वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे पहले हमें वाक्य में लिखना क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमें लिखा दिया जाता है कि सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट यही नहीं बताया जाता कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि वाक्य में जो भी कार्य को करेगा वही हमारा कर्ता कहलाएगा। और हमें डायरेक्टली अगर नहीं पता चल रहा है कि कौन कार्य को कर रहा है तो उस कार्य को पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे वाक्य में? कौन या किसने। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम
आम खाता है। सेंटेंस लिखा हुआ है राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, इसमें हमें निकालना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम कौन लगाकर हर वाक्य में प्रश्न पूछेंगे। अगर कौन से उत्तर नहीं निकल रहा है तो हम किसने लगाकर पूछेंगे। तो कौन सबसे पहले लगाते हैं, तो कौन आम खाता है, तो कौन आम खाता है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, राम। तो हमारा सब्जेक्ट वाक्य में क्या होगा, राम होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ है कि सीता ने राजू को पीटा। ये हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये हम आपको अभी जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तो वहां पर पूरी जानकारी देंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित है। ओके, इसका हमें निकालना क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, कौन। तो कौन लगाकर जब पूछेंगे कि कौन ने राजू को पीटा, तो ये सुनने में ही गलत लगता है, इसलिए कौन लगाकर इसमें सब्जेक्ट को पता नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसने, तो डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे किसने राजू को पीटा, तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, सीता, यानी सीता ने राजू को पीटा। आशा करते आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से वाक्य से हम सब्जेक्ट को निकालेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद हमारा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। और अच्छे विद्यार्थियों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन हम जिस तरीके से बताने जा रहे हैं आपको शायद ही उसके बारे में जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम जो होता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल वर्ब। ओके, तो ये प्राइमरी वर्ब जो होती है ये हमारी होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। सबसे पहली वर्ब होती है टू बी वर्ब, दूसरी वर्ब होती है टू डू वर्ब, और तीसरी वर्ब होती है टू हैव वर्ब। ओके, तीन प्रकार की हमारी ये प्राइमरी वर्ब होती है। इसमें से टू बी वर्ब जो होती है वो हमारी होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, वाज और वर्ब, ये हमारी जो है ये टू बी वर्ब कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब की। उसके बाद दूसरा आता है टू डू वर्ब। तो ये जो टू डू वर्ब है ये 3 प्रकार की होती हैं, डू, डज एंड डिड। ओके, तो टू डू वर्ब जो है वो हमारी 3 प्रकार की है, डू, डज और डिड। उसके बाद टू हैव की अगर बात करें तो टू हैव वर्ब भी 3 प्रकार की है, हैज, हैव और हैड। तो टू हैव वर्ब जो हमारी है वो 3 प्रकार की होती है, हैज, हैव, हैड। अगर इसके बारे में शुरुआत से जानकारी एक साथ करें तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार की होती है, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब एंड टू हैव वर्ब। टू बी वर्ब 5 प्रकार की होती है, इज, एम, आर, वाज और वर्ब। उसके बाद टू डू वर्ब 3 प्रकार की होती है, डू, डज, डिड। इसके बाद टू हैव वर्ब 3 प्रकार की होती है, हैज, हैव, है। चलिए अब बात करते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब का किन टेंस में प्रयोग किया जाता है। हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए हम आपको बोलकर बता देंगे और शॉर्ट में लिखेंगे। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ जाएंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग जो है वो पहली बात तो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी कार्य नहीं होता है वही हमारे सिंपल प्रेजेंट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तुम एक चपरासी हो। तो इन वाक्यों में किसी भी कार्य को नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये वाक्य जो होंगे वे हमारे सिंपल प्रेजेंट पर आधारित होंगे। इसके अलावा इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में भी किया जाता है। ओके, उसके बाद लिखी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब। वाज वर्ब का प्रयोग जो है वो सिंपल पास्ट के वाक्यों में किया जाता है।
सिंपल पास्ट कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें हम भूतकाल की किसी बात को बताते हैं बिना किसी कार्य के किए। जैसे मैं एक अध्यापक था, तुम एक चपरासी थे, मैं एक ड्राइवर था। तो ऐसे वाक्य जो होंगे उनमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज या वर। और इस टेंस के अलावा वाज या वर का प्रयोग जो है वो हमारा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। कैसे करते हैं ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तब आपको जानकारी देंगे। उसके बाद हमारी दूसरी लिखी है हेल्पिंग वर्ब टू डू। टू डू हेल्पिंग वर्ब लिखी है डू, डज, डिड, यानी 3 प्रकार की, जिसमें से डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में कहाँ पर प्रयोग की जाती है? ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में की जाती है कहाँ पर? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों को बनाने के लिए। उसी तरीके से जो डिड हेल्पिंग वर्ब बची है ये प्रेजेंट की में नहीं, ये होती हमारी पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? इंट्रोगेटिव और निगेटिव के वाक्यों को बनाने के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है टू हैव वर्ब। टू हैव वर्ब का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सबसे पहले तो हैज हैव। हैज हैव का प्रयोग जो है वो सिंपल परफेक्ट के बारे में बताने के लिए करते हैं। सिंपल परफेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी चीज को हम अपने पास में रखने के बारे में बताते हैं बिना किसी काम को बताए, वही हमारे सिंपल परफेक्ट के बात कहलाते हैं। सिंपल परफेक्ट कैसे? कि मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो जब हम बनाते हैं कि आई हैव अ पेन, यू हैव अ वॉच, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल परफेक्ट कहलाते हैं। इसके अलावा हैज हैव का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में किया जाता है। ओके, इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है हैड। हैड का भी सेम है, अगर वो सिंपल परफेक्ट में तो ये होता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या होगा कि किसी भी चीज को अपने पास भूतकाल में रखने के बारे में जब हम बताते हैं तो वो हमारा कहलाता है सिंपल पास्ट। और इसका प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट के परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण टेंसों की लिस्ट में आता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हमारे इस चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि इंटर क्लास के जो भी वीडियो हुआ करेंगे वो हम शाम को 7 बजे डेली अपलोड किया करेंगे। और ये हमारे कौन कौन दिन होंगे जो हम अपलोड किया करेंगे? वो हमारे सोमवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिन हम शाम को 7 बजे लगातार एक एक दिन का गैप करके आपको वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको इसी तरीके से ग्रामर पढ़ाते रहेंगे। आपके लिए एक घर से प्रश्न है जो आप लोग हमें घर पर ट्रांसलेट कर करके बताएंगे। और या आपका चाहें तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके उसका उत्तर भी बता सकते हैं। हमारा सेंटेंस एक सिंपल सा कि यह एक आम खाता है। यही हमारा सेंटेंस है जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको ट्रांसलेट करके हमें बताना है कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे कि किसी भी वाक्य से फॉर्म को कैसे निकालें और उसकी हिंदी कैसे निकाल के उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आज हम फ्राइडे के दिन अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको अगला वीडियो जो है वो मिलेगा मंडे को। तो आशा करते तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी अच्छे दोस्त हैं, पढ़ने वाले साथी, उनके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।